हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे वीआरएमएस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वहां अपन ने डिस्कस कर लिया कि किसी भी गैसियस सिस्टम की या मॉलिक्यूल्स की जो वीआरएमएस वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी, इसको आप ऐसे पढ़ा करो ना, आरएमएस वेलोसिटी, वो कितना आपका आया था? वो आपका आ गया था 3 RT अपॉन मोलर मास। ठीक है, करेक्ट है। तो किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की जो वीआरएमएस वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 RT बाई मोलर मास। ओके, आज देखो अपन जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चीज वो आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अपन एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। ये मान लो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V मान लो और यहाँ पे गैस फिल कर रखी है अपन ने, ऑब्वियसली है ना। और जो गैस का टेम्परेचर वो T मान लो आप, और जो प्रेशर है गैस का वो अपन ने P मान लिया। दीज आर बेसिक पैरामीटर ऑफ गैस, है ना। प्रेशर P मान लो, इसका वॉल्यूम इसका अपन ने V मान लिया एंड द T इज टेम्परेचर। ओके, अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे जूम कर लो कि इस पूरी गैस का जो मास है, पूरी गैस का मास अपन ने क्या मान लिया? M मान लिया। तो ये M जो है मोलर मास नहीं है आपका, जहां पर जो M है वो पूरा मास है गैस का। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, वो आपका होता है 1/2 m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा, आपने पढ़ रखा होगा कि एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ तो ठीक है, अब ये m क्या होगा? गैस का पूरा मास। और गैस के हर मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होती है? तो अपन ने पहले ही बात कर रखी है कि हर मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होगा? वीआरएमएस के बराबर होगा। इन एक्चुअल क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट है, बट सबको डिफरेंट मान की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपन ने ये मान लिया कि हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एक ही है, एक कॉमन स्पीड रहेगा और वो कितना होगा? वीआरएमएस के बराबर। तो पूरा गैस का जो मास m है दैट इज मूविंग। अच्छा देखो, एक बार तो हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा और किसी भी मूविंग पार्टिकल में एनर्जी होती है और वो कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। पूरा मास m मान लिया और हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है? वीआरएमएस के बराबर है। तो इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आपका आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो अपना बेसिक फॉर्मूला है। अब आपको जो निकालना है इसमें क्या है? आपको इसमें फाइंड ये करना है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर, मतलब कि एनर्जी आपकी ये आ गई है बट यू हैव टू कन्वर्ट इन टेम्परेचर। इसके लिए आप एक काम करो, 1/2 m, ठीक है यहाँ तक तो ऑलराइट। देखो वीआरएमएस का स्क्वायर कितना होता है? अब ये अपन ने कल ही पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि वीआरएमएस इतना होता है, देन व्हाट विल बी वीआरएमएस स्क्वायर। तो एक काम कर लो, आप वहां से मालूम पड़ रहा है आपको, ये आपका आ जाएगा 3 RT अपॉन मोलर मास। अच्छा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये mm क्या है? उस गैस का मोलर मास है। अच्छा, मोलर मास क्या होता है? 1 मोल गैस का मास, मोलर मास। और इसका जो वैल्यू है वो गैस बाय गैस क्या होता है? चेंज होता है। जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो होता है 2 ग्राम। हीलियम का कितना होता है? 4 ग्राम। कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम। तो हर गैस का जो मोलर मास है वो पहले से फिक्स होता है ना, आपको इतना आता होगा ना। और जो ये वाला m है, ये वाला जो टर्म m यहाँ पे आ रहा है, वो आपका m है पूरा मास। इस गैस का टोटल मास कितना है? ओके, और ये है उस गैस का मोलर मास। अब यदि मैं एक काम करूँ यहाँ पर कि 3/2 m/m इंटू में क्या आपका आएगा यहाँ पर? r इंटू टी, करेक्ट है। ये आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी पूरे गैस का, पूरी गैसीय सिस्टम का। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर जो ये रेशियो आ रहा है ना, इस रेशियो का आप ध्यान से देखिए। आप इस रेशियो का एक अलग से नाम और होता है। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है थोड़ी बहुत भी, तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल, हाँ, नंबर ऑफ जो मोल होता है ना n, वो क्या होता है? गैस का गिवन मास अपॉन उसी गैस का मोलर मास। ठीक है, इट मींस देखो आप यहाँ पर कि m/m को अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल। तो योर आंसर विल बी 3/2 nRT। और देखो ये आपका आ गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन आ गया। एंड दैट वाज मेन पार्ट कि अपने को निकालना भी यहाँ पर क्या है? वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर। देखो आपका एनर्जी जो आ गया वो कितना आ रहा है? 3/2 nRT। तो जैसे आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है वीआरएमएस का, वैसे ही आप एक और फॉर्मूला आप याद कर लेना आज से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होता है? 3/2 nRT होता है। 3/2 nRT। यहाँ पर आपका n क्या है? यहाँ पर n यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ मोल,
कि जिस सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं उस सिस्टम में कितने मोल गैस भरी हुई है, तो ये आपका n रहेगा। T यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर एंड R रहेगा गैस कांस्टेंट, एंड R का वैल्यू होता है 8.31। ये अपन ने कल ही बात कर दी कि RT में है ना, यहाँ पे R आपका गैस कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला इन दिस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसको यूज करके अपन किसी भी गैसीय सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा अपन फाइंड कर लेंगे आराम से। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ना, इसको आप नोट कर ले डेरिवेशन को। डेरिवेशन आसान से ये बिल्कुल कि स्टार्टिंग अपन ने यहाँ से की, उसके बाद में VRN उसको मैंने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इतना जाएगा, बाकी यहाँ पर n/n को अपन एक और नाम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल। ओके, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो एक आधे यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं ना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं ट्राई करोगे ना तब तक आपको इतना फील नहीं आएगा उस चीज के अंदर कि अपने क्या पढ़ लिया ना यहाँ पर। ओके, देखते अच्छे से रेस हुआ नहीं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको आप ट्राई करिए खुद ही ना अपने एंड से एक बार। अभी अपन ने ना फॉर्मूला पढ़ लिया कि एनर्जी कितना होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, चाहो तो डायग्राम मान लो, आप यहाँ पर डायग्राम मान देखो कि ये कंटेनर की बात हो रही है। गैसेज हमेशा कहाँ पे रहेगी, कंटेनर के अंदर, है ना, कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर कौन सी गैस फिल कर रखी है अपन ने, हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस। इस गैस का जो पूरा मास है वो कितना आपका 16 ग्राम है, 16 ग्राम। और जो टेम्परेचर है इस गैस का, यहाँ पर इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है दैट इज आल्सो गिवन 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आपका एनर्जी आपका आएगा पूरी गैस का मिला के, वो कितना आपका आएगा यहाँ पर, वो आएगा 3/2 n into R into T। दिस विल बी बेसिक फॉर्मूला 3/2 nRT। Now try to put every value, है ना, 1 by 1। तो 3/2 तो ऐसे कैसे आएगा। यहाँ अपन बात करें n के बारे में, n इज फिक्स। n का मीनिंग क्या होता है, n का मतलब यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। तो पहले आप ये चेक करो इसमें कि इस सिस्टम में कितने मोल गैस है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल कितने हैं दैट इज नॉट गिवन। आपको इसमें गिवन क्या है कि मास कितना है, 16 ग्राम मास है उसका। तो मास की हेल्प से मोल निकालना आना चाहिए। जैसे अपन ने अभी बात की थी यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ कितना यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज द गिवन मास, कि इस पूरे गैस का मास कितना है, 16 ग्राम है, अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर कौन सी गैस की बात हो रही है, हीलियम के बारे में। तो हीलियम के लिए मोलर मास कितना होता है, 4, है ना। मैं लिखवा दूं आपको यहाँ पर कि हीलियम गैस का जो मोलर मास है दैट इज फिक्स, वो कितना होता है 4 ग्राम, 4 ग्राम। अच्छा, ये अपना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल आ जाएगा मोलर मास अपॉन गिवन मास, सॉरी गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ आर को एक बार आप आर रहने दे एंड टी इज टेम्परेचर। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो टेम्परेचर की या किसी भी चीज की, तो आपकी जो वैल्यूज है दीज शुड बी इन SI सिस्टम। SI सिस्टम, ये बात मैंने पहले भी कर रखी है एक बार कि whenever you are putting the values in formula then every value should be in terms of SI। अब जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको ये आता होगा कि जो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है ना वो केल्विन होता है। तो 27 को डायरेक्टली आपको यहाँ पुट नहीं करना है, क्योंकि ये केल्विन में आपको इसको ना पहले इसको बदलना पड़ेगा इसको आपको। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है केल्विन में कितना होता है, तो किसी भी सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड 273। ये भी अपन ने बात कर रखी है। तो ये जो टेम्परेचर आपका आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में कितना होगा, ये केल्विन में होगा 300 केल्विन के बराबर। ये देखो आप किसी भी गिवन टेम्परेचर को जो सेल्सियस में है उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड अप 273, देन दिस विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 300। नाउ 3/2
ऐसे कैसे, इंटू में 4, आर कितना होता है 8.3, ठीक है इतना काफी है, इंटू कितना 300। नाउ यू कैन सॉल्व इट फर्दर ऑल्सो, दिस विल कैंसिल बाई 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 300 इंटू 8.3। इसको आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और ये एनर्जी है तो ये किस में आएगी, आप ये जूल में आएगी, ये जूल में आएगी। तो इस गैस में जिसका मास 16 ग्राम था और हीलियम गैस थी, उस गैस का तो पूरा काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, एवरी मॉलिक्यूल इज मूविंग, और हर मॉलिक्यूल में एनर्जी होगी। तो आपको निकालनी है पूरे गैस की एनर्जी कितनी है, पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना है, तो इसका आंसर आएगा समथिंग ये। इसको अपना सोल्व कर लेना आगे देखना, तो एक आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आप लिखो इसमें कि लॉज ऑफ गैस, लॉज ऑफ गैस, लॉज ऑफ गैस, ठीक है ना। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा या आप पढ़ोगे आप, है ना। ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स में भी होता है और वहां पर भी होगा। ऑलराइट, देखो लॉज ऑफ गैस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर अपन 3 नियम पढ़ने वाले हैं, 3 यहाँ पे है ना लॉज पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट लॉ आपका यहाँ पे आएगा बॉयल्स लॉ, BOYLE, बॉयल्स लॉ। दीज ऑल आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना। एंड लास्ट में आपका आएगा इसमें गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ। दीज ऑल आर, है ना, लॉज फॉर गैसेस, या आप बोल दो गैस के सिस्टम के लिए, है ना। अब इन लॉज को पढ़ने से पहले एक काम करते हैं अपन कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर मान लिया अपन ने, और यहाँ पर ये पिस्टन है। अच्छा देखो बार बार मैं सिस्टम यही काम में लूंगा, ये पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कंटेनर है, हालांकि सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसको अपन बोलते हैं पिस्टन। अब यहाँ पर आपने गैस फिल कर रखी है, ठीक है ना। इन लॉज के ऊपर मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर में, उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी बातें अपन कर रहे हैं कि गैसियस सिस्टम क्या होता है। दिस इज नोन एज गैसियस सिस्टम, ओके, गैस सिस्टम। अब देखो इसमें कि ये सिलेंड्रिकल पिस्टन है ना, सिलेंडर आपका कंटेनर, और ये आपका पिस्टन है यहाँ पर। अब देखो इस पिस्टन को यदि अपन कंप्रेस करेंगे, देखो ये मूवेबल पिस्टन है, दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल। मतलब क्या हुआ इसका कि अपन अपने, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पिस्टन को अपन पुश कर सकते हैं और इसको ऊपर की ओर पुल भी कर सकते हैं। यदि आप इसको पुश करोगे तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है इसका वो कम हो जाएगा, है ना। ये जो सिस्टम बना रखा है अपन ने वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा कि इफ यू वांट टू चेंज द वॉल्यूम, कि आप चाहते हो कि आपका वॉल्यूम चेंज हो जाए गैस का, तो इसको आप पुश कर दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करोगे तो पिस्टन नीचे आएगा। तो जैसे मान लो कि अभी इतना वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस गैसियस सिस्टम में जो पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनको अपन अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन गैसियस सिस्टम। अब सारे लॉज अपन जो समझने वाले हैं वो इसको, है ना, देख के अपन समझेंगे इस चीज को ही ना। अच्छा, तो फर्स्ट जो अपन लॉज इसमें आएगा वो पढ़ने वाले हैं अपन बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अच्छा एक और चीज है ना, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल गैस है, और आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और टी आपका यहाँ पर है टेम्परेचर। इसको बोलते हैं गैस इक्वेशन। इसका नाम क्या होगा, गैस इक्वेशन, या बेटर रहेगा आप इसको ये बोलो आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं आइडियल वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूँ कि अपन ओनली कौन सी गैसेस पढ़ रहे हैं अपन, जो आइडियल गैस है। अब आइडियल क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप याद करो, शुरुआत में चैप्टर के कुछ पोस्टुलेट्स मैंने आपको लिखवाए थे कि अपन ने कुछ अज्यूम कर लिया था पहले ही। तो जो वो पोस्टुलेट्स थे, है ना, उनको अज्यूम करने के बाद में जो गैस बनेगा, है ना, जो अपन गैस पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। इन एक्चुअल आइडियल गैस डजंट एग्जिस्ट। आपकी रियल गैस ही होती है, बट रियल गैस में बहुत सारी एंट्रोपी होती है, वहां पे बहुत सारी रैंडमनेस होती है, तो रियल गैस का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपन आइडियल गैस पढ़ते हैं। और आइडियल गैस किसको बोलेंगे, जो उन नियम को या उन अजम्पशंस को फॉलो करती है ना। आप याद कर लेना 7 से 8 पॉइंट में आपको वहां पे लिखवाए थे अजम्पशंस,
तो जो गैस उन असम्पशन को फॉलो करेगी दैट विल बी नोन एज आइडियल गैस। और किसी भी गैस के 3 पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड। तो पी, वी और टी में जो रिलेशन होगा ये होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ओके, अब देखो वापस से आप यहां पर आओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल्स लॉ। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं कि इट स्टेट दैट, सुधार लेना सुना, इट स्टेट दैट at constant temperature, at constant temperature the pressure of gas is inversely proportional to its volume। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज इतनी कोई टफ नहीं है। अभी अपन बात करेंगे ना कि ये आपको ये बोलना चाह रहा है बॉयल्स। अच्छा, जितने भी लॉज अपन पढ़ने वाले हैं 1 2 3 है ना, वो सारे लॉज इसी पे काम करेंगे, है ना। उनको समझने के लिए अपन जो सिंपल इक्वेशन है ना वो अपन काम में लेंगे। देखो इसमें ये बोला हुआ है कि इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि यदि उस गैस के सिस्टम का, उस कंटेनर का या उस गैस का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब उस केस में अपन ये बोल सकते हैं कि उस गैस का जो प्रेशर होगा वो उसके खुद के वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन एक काम करें, आप यहां से देखो आपकी पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। कितना होता है, एनआरटी। अब देखो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पर कि इसने क्या बोला है कि ये प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्स में है, बट वो हर टाइम नहीं होता है। उसकी कंडीशन है कब होगा, ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि मतलब यदि आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, आप एक्शन यहाँ पे है ना परफॉर्म कर रहे हो, तो अब यदि आपकी उस एक्शन में इस गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, तो उस टाइम पे प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के इनवर्सली होगा। जैसे मान लो देखो एन तो क्या है, नंबर ऑफ मोल है। अब जब भी आपको यहाँ पे एक्शन आप परफॉर्म करोगे, जैसे मान लो आपने वॉल्यूम कम कर दिया या आपने बढ़ा दिया, तो उस हर टाइम पर जो नंबर ऑफ मोल है वो सेम रहेगा, क्योंकि गैस का बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल विल बी कांस्टेंट। आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, और इसने पहले ही बोल दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी भी कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यदि सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया तो आई कैन से कि पीवी इक्वल टू क्या आपका आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में एन भी कांस्टेंट है। अच्छा, एन तो हर बार ही कांस्टेंट रहेगा, भले प्रेशर कम हो बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आर भी कांस्टेंट पहले से ही है, बट इस वाले नियम के अकॉर्डिंग यदि आपका टी भी कांस्टेंट है तो उस केस में एनआरटी विल बी कंप्लीट एंड न्यू कांस्टेंट। तो यहां देखो आप पी कितना आ गया आपका, पी आपका आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, और देखो आपको मैंने ये लिखवाया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, यहां लिखना कि इफ टी इज कांस्टेंट, तो यदि टी कांस्टेंट है तो उस केस में जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। दिख रहा है आपको? तो इसका लैंग्वेज कोई इतना टफ भी नहीं है। बॉयल्स लॉ सिंपल बोलता है, आपको एक ही बात बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर विल बी इनवर्सली डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम, है ना, इट्स वॉल्यूम। अच्छा, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, यहां देखो एक और अपन काम कर सकते हैं। देखो अपन यहाँ पे एक और काम ये कर सकते हैं कि सवाल आपके ये आना चाहिए माइंड में कि सर जो टेम्परेचर है वो कैसे कांस्टेंट रहेगा, हाउ वी कैन मेक टेम्परेचर एज ए कांस्टेंट। देखो इसमें पहली बात तो कि आपका जो यहाँ पे वॉल्स है, यहाँ पर इस कंटेनर की जो वॉल है ना, वॉल दीवार जो है वॉल, वो यहाँ पे होनी चाहिए कंडक्टिंग। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग, कि वो हीट को बाहर फ्लो कर सके। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है, तो हीट को या एनर्जी को फ्लो करा सके। तो देखो इसमें एक बार कि जब इसकी जो वॉल है, दीवार जो है वो कंडक्टिंग होगी, उस टाइम पे देखना आप कि जब अब इसको पुश करेंगे तो पुश करने से इसका वॉल्यूम कम होगा। अब हालांकि यहाँ पर एक और काम होने वाला है कि इसको वॉल्यूम कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो मोर फ्रिक्वेंटली मूव करेंगे, ठीक है। कोलिजन यहाँ पे ज्यादा होगा, तो कोलिजन ज्यादा होने से उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब वो एनर्जी बढ़ गया, है ना, जो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यदि आपकी वॉल्स कंडक्टिंग है तो उस केस में अपन ये बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हीट बना है ना, इसको वॉल्यूम कम करने से गैसेस में कोलिजन होगा, वहां पे हीट बनेगा, और हीट से जो गैस का टेम्परेचर वो चेंज हो सकता है। बट आपको टी को कांस्टेंट करना है,
तो कांस्टेंट होने के लिए इसकी दीवार जो है, इसकी जो वॉल है वो कैसे होनी चाहिए, कंडक्टिंग। उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका एक्स्ट्रा हीट बनेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। ये इसकी कहानी होती है। हालांकि ये इतना इसमें काम में नहीं आएगा, बट फिर भी आपसे कोई पूछे कि किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है, तो उसके लिए उसकी जो दीवार होगी, जो वॉल होगी कंटेनर की, वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। क्योंकि कंडक्टिंग होने का फायदा क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा हीट बनेगा वहां पर वो हीट बाहर की ओर फ्लो कर जाएगी। क्योंकि यदि हीट अंदर रह गया तो गैस का जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा। बट अपन चाह क्या रहे हैं कि टी कांस्टेंट रहे। तो उस केस में गैस का जो भी एडिशनल आपका हीट बनता है उसको बाहर निकालने के लिए वॉल शुड बी कंडक्टिंग। अच्छा, ये चीज आपके लिए ऑप्शनल रहेगी, ये तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना ये तो अपने काम का रहेगा। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक और चीज अपन करें कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अब जैसे मान लो कि दो केस बनाए अपन कि अभी इस टाइम पर मान लो कि वॉल्यूम V1 है और जो प्रेशर लग रहा है गैस का वो मान लो कितना है, P1 है। अब मैं आपको ये बोल दूं ऑलरेडी कि जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। तो मान लो कि इसमें पुश कर दिया और इस पिस्टन को मान लो मैं यहाँ ले आया, पिस्टन को मान लो मैं यहाँ पर नीचे ले आया इसको, तो अब का जो नया प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा की बार, P2 मान लो उसको आप, और जो नया वॉल्यूम है कम हो गया डेफिनेटली, वो आप V2 मान लो आप। तो P1 V1 आर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, एंड आफ्टर कंप्रेसिंग इट देयर विल बी डिफरेंट प्रेशर, उसको मैंने P2 अज्यूम कर लिया एंड डिफरेंट वॉल्यूम V2 मान लिया। बट जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया ये वाला गैस के ऊपर वो कैसे हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस केस में P इंटू V का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हर बार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो P इंटू V का जो मल्टीप्लीकेशन पहले कितना था आपका, वो P1 V1 है और बाद में कितना आएगा, P2 V2। तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। बट ये कब इक्वल होंगे, जब आपका जो भी एक्शन आपने वहां पे किया है वो किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर है। न्यूमेरिकल्स में एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोचना। तो न्यूमेरिकल्स में ये चीज काम की आएगी कि आपको ये बोल देगा कि जो भी आपने एक्शन आपने परफॉर्म किया है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है। तो वहां पर दो केस बनाएंगे अपन की, इनिशियल फाइनल। तो उस जगह पर क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने के लिए जो इक्वेशन ये वाला काम में आपका आ जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 है इनिशियल प्रेशर, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, P2 है फाइनल प्रेशर कि कंप्रेस करने के बाद में कितना प्रेशर वहां पे एग्जर्ट हो रहा है, और V2 है फाइनल वॉल्यूम। ठीक है ना। बट ये इक्वेशन हर बार काम में नहीं लेना आपको, इसका एक कंडीशन होगा कि व्हेनेवर T इज कांस्टेंट। ओके, इसको आप नोट कर लें एक बार के लिए। एंड दिस इज द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हो भले ही बाकी दो लॉज कोई से भी हो, सारे नियम जो होंगे वो अपन समझेंगे इस चीज से, PV इक्वल टू nRT से। ठीक है, इसको नोट कर लिया आप। एंड नेक्स्ट आप लिखिए। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन अपन करेंगे बट लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन इसमें, वो यहां पर आएगा चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, चार्ल्स लॉ आएगा। अब देखो, चार्ल्स अगेन एक साइंटिस्ट का नाम है, सेकंड लॉ है ये गैस के बारे में, CHARLE, चार्ल्स लॉ। देखो ये जो साइंटिस्ट है वो क्या बोलना चाह रहा है आपको, इसने ये बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो आप पहले खुद बताओ मुझे आप कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब यदि मैं आपको ये बोल दूं कि P इज कांस्टेंट, इफ P इज कांस्टेंट, कि आप जो भी एक्शन वहां पे परफॉर्म कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, उसमें P जो है, प्रेशर जो है क्या कांस्टेंट है। तो देखो आप इसमें क्या आएगा, V अपॉन T कितना बन जाएगा, V अपॉन T है ना, V को यहां रख लो, T को इस साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा NR अपॉन P, NR अपॉन P। अब देखो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा बॉयल्स लॉ में T वाज कांस्टेंट एंड इन चार्ल्स लॉ द P इज कांस्टेंट, है ना। इसका स्टेटमेंट यही है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ कि प्रेशर यदि कांस्टेंट हो गया, N तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, कि भले आप इसका वॉल्यूम कम भी कर दो बढ़ा दो, बट जो गैस का अमाउंट तो जो है वो ही बाद में रहेगा। तो N तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स यदि P भी कांस्टेंट हो गया तो दिस विल अगेन ए प्योर कांस्टेंट। तो V by T आपका कितना आएगा, यहाँ से V by T आएगा कांस्टेंट, कितना आएगा, कांस्टेंट। या आप इसको ये बोल दो कि V इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट इंटू T। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब होगा V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, सिंपल सी बात है यार कि P भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू इसमें क्या आएगा, T आएगा। तो यही स्टेटमेंट रहेगा चार्ल्स लॉ का।
आप इसको नोट कर ले, मैं यहाँ आपको उसे लिखवा नहीं रहा ना। देखो इसमें आपको लिखना है कि इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है ना, तो लैंग्वेज लिखना है कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप यहां से चेक कर लो क्या होने वाला है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब देखो यहां पर भी क्वेश्चंस करने के लिए क्या करेंगे अपन कि जैसे मान लो कि P कांस्टेंट है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ आपको आएगा यदि है तो ना, इफ P इज कांस्टेंट, तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा v by t इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि ये अपन बोल दे कि v1 by t1 इक्वल में कितना आएगा v2 by t2, ये आएगा। अब इसमें ध्यान रहेगा आपको कि v1 है इनिशियल वॉल्यूम, कोई भी एक्शन है ना परफॉर्म करने से पहले का वॉल्यूम, t1 है उस टाइम का टेम्परेचर, v2 है फाइनल वॉल्यूम एंड t2 है फाइनल टेम्परेचर। तो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड इफ p is constant in any action, है ना, which you are performing on the gaseous system। तो इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया नहीं यहाँ पर, बट मैंने बोल दिया 2 बार कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल पर्पस वी कैन यूज द इक्वेशन दिस वन, v1 by t1 will be equal to v2 by t2 if and only if their p is constant, only तब, है ना। तो दिस चार्ल्स लो। थर्ड देखिए आप, लास्ट तो अपना यहाँ पे आएगा, एक सेकंड ना, अब इसमें आएगा गेल-सेक, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का नाम ही है। ओके, अब देखो आप सीक्वेंस क्या बन रहा है कि बॉयल्स में T कांस्टेंट था, चार्ल्स में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट था, तो बच कौन गया वॉल्यूम। तो इस ये क्या बोलेगा आपको, इसे मान लो कि पहले अपन यही बात कर ली कि PV इक्वल टू nRT, तो हर बार लगेगा ये इक्वेशन, तो भले कभी भी आप लगा लो, आप किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए ये इक्वेशन हमेशा ना ट्रू है। अब देखो प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुका है लास्ट रूल के अंदर, उससे पहले T कांस्टेंट हो गया था, बचा कौन यहाँ पर थर्ड पैरामीटर वॉल्यूम। अब देखो आप इसमें कि P इक्वल टू कितना बनेगा nR by V इंटू में क्या आएगा T। अब यदि V कांस्टेंट है कि जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो, है ना, तो इफ V इज कांस्टेंट, V यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे वॉल्यूम है। देखो N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि V भी कांस्टेंट हो गया तो दिस विल बी कंप्लीट ए कांस्टेंट। तो देख पा रहे हो आपकी P कितना आ गया, T के प्रोपोर्शनल आ गया, तो P प्रोपोर्शनल टू T। बस ये इसका स्टेटमेंट रहेगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस द प्रेशर ऑफ गैस विल डिपेंड्स या विल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस करने के लिए न्यूमेरिकल्स में एक काम कर लो, आपकी P by T देखो, आप P by T का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा nR by V, करेक्ट है। अब N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, मतलब कि हर एक्शन के ड्यूरिंग ये पूरा कांस्टेंट आएगा, मतलब कि K मान लो इसको आप कांस्टेंट को K। तो मैं क्या बोलूंगा कि दो डिफरेंट केसेस के लिए P1 by T1 इक्वल में कितना होगा P2 by T2, ये आ जाएगा इक्वेशन टू सोल्व न्यूमेरिकल्स। बट ये ओनली कब एप्लीकेबल होगा, जब गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या रहे, इसमें कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। ओके, अब एक और सवाल यहाँ बन सकता है आपके माइंड में आना चाहिए कि सर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा, कि हाउ वी कैन मेक वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो आप इसमें ये तो सबसे आसान काम है कि जैसे मान लो कि ये पिस्टन है, ठीक है, और सोचना एक बार के लिए आप कि ये यदि पिस्टन को मैं फिक्स कर दूं, मान लो इसको, मान लो मैंने फिक्स कर दिया, इसको मैंने बांध दिया इसे, मान लो, तो अब मैं इसको ना गर्म कर रहा हूं, इसको मान लो इसको मैं गर्म कर रहा हूं, बाहर से हीट दे रहा हूं मैं, तो चेक करना इसको मैं हीट दूंगा तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, हीट देने से जो मॉलिक्यूल है इस गैस के उनका एनर्जी बढ़ेगा, तो फास्टली यहाँ पे पिस्टन पे मुंह टकराएंगे, ऐसे है ना, यहाँ पे फास्टली मुंह टकराएंगे यहाँ पे। तो देखो आप जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो फिक्स करने से क्या हो गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, भले कुछ भी यहाँ पर हो अंदर इसके, बट वॉल्यूम विल बी सेम। अब यदि आप इसको हीट किया है तो हीट करने का मीनिंग क्या है कि जो
टेम्परेचर है उनका बढ़ जाएगा। अब टी बढ़ गया तो चेक करो कि हीट करने से जो एनर्जी उनको मिलेगी एक्स्ट्रा, उससे वो मोर फ्रिक्वेंटली कोलाइड करेंगे, टकराएंगे यहाँ पर, तो पी भी आपका बढ़ जाएगा, जो प्रेशर है आपका ना बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर देन P is also increasing। और मैंने आपको ये लिखा है यहाँ पर कि P is directly proportional to T। मतलब कि यदि T को इंक्रीज करेंगे तो P बढ़ जाएगा, T को कम करेंगे तो P आपका कम भी हो जाएगा, है ना, दोनों साथ चलेंगे, दोनों चीजें साथ चलेगी। तो इसको, इसका जो विजुअलाइजेशन है ना, एनालिसिस अपने वहां से भी कर लिया कि यदि पिस्टन कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा है, तो यदि आपने इसको एक्स्ट्रा हीट दिया है तो ऐसा करने से जो गैस का टेम्परेचर है बढ़ जाएगा, बट साथ साथ में एक और काम हो जाएगा कि these will be collide more frequently। जो प्रेशर बनेगा वॉल पे वो भी बढ़ जाएगा, मतलब कि T बढ़ने से P भी बढ़ गया, बट कब, जब वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। और वही जो गेलुसैक है ना बोलना चाह रहे हैं आपको। तो तीनों लॉज में क्या होता है ना, अपने पढ़ लिया। अभी इन तीनों लॉज के ऊपर बेसिस एक क्वेश्चन करेंगे ना, एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे लास्ट में ना। आज तो देखो टाइम हो गया ऑलरेडी, आई थिंक यस टाइम इज ओवर, है ना। तो इसका जो न्यूमेरिकल है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ना। ओके, थैंक यू।